तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, पिछली वीडियोस में हमने किया था, पिछली वीडियोस में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो हमने पिछली क्लास में हमने 9.5 की इंट्रोडक्शन ली थी ना। तो उसके बाद हमने सीखा था कि सर इसमें क्या होता है, मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो हमने समझा था, उसके सारे टॉपिक्स समझे थे, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आज ना हम उसके क्वेश्चंस लगाते हैं, जो एग्जांपल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको निपटाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो, ये सारी बातें हो गई। और सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो। तुम्हें अकेले अकेले ही पढ़ना है, थोड़ा यार दिखाया करो। ठीक है, ये आपको मेरे से प्रेम है, फिर हम आपको ज़्यादा मतलब बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है ना, तो आपको ये पता कि ना सर इसके अंदर मेरे पास कौन सा मेथड लगेगा। हो सकता है इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाए, हो सकता है इसमें होमोजीनियस लग जाए, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ना अपने फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अपनी फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, जैसे कि इस पूरे में से अगर मैं x को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास x कॉमन आने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। भाई x कॉमन निकाला है तो मुझे यहाँ पे x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। भाई अब आप x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, और इधर मल्टीप्लाई करोगे x से x कटिए यानी ये बचेगा। ठीक है, अब x को आप इससे इधर जाके डिवाइड कर दोगे तो ये कुछ कट जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बचेगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, और मैं इसमें y लिख सकता हूँ इक्वल्स टू x। कुछ इसको इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा इधर आ जाओ, ये मैं इधर पार्टीशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सर मेरे पास ना दो टाइप होते हैं, एक टाइप 1 होता है ना, और एक मेरे पास टाइप 2 होता है। ठीक है, तो टाइप 1 क्या होता है, लीनियर, ये मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो टाइप 1 क्या कहता है, टाइप 1 ये कहता है कि सर आपके पास ना डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी, dy बाई डी एक्स यानी y के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पी वाई। ठीक है, p और y इज इक्वल्स टू q। ठीक है, ये वाली जो आपको मिलेगी इसमें क्या है, इसमें आपके पास जो p एंड q है, ये आपके पास क्या है, ये फंक्शन है इन y, और ये फंक्शन हो सकते हैं आपके x में, है ना। ये फंक्शन आपके x में होंगे, जिसके रिस्पेक्ट में x में हो सकते हैं, या फिर ये कोई कांस्टेंट्स हो सकते हैं। ये मैंने ना आपको पिछली क्लास में पूरी अच्छी तरह बताया। ठीक है, कांस्टेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, इतनी बात तो मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, और दूसरी मतलब पहला तो आपका इसमें काम होता है कि सर आपको ना p और q फाइंड करना है कि p और q मेरे पास क्या है। फिर दूसरी आपके पास क्या होती है, दूसरा आपके पास होता है इसमें ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड करना होता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर, एक्सपोनेंशियल की पावर। ठीक है, इंटीग्रल किसका सर, p का, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई यानी dx। जब आप ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हो, फिर आपको थर्ड स्टेप पे जाना होता है, जर्नल सॉल्यूशन पे। ठीक है, जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है इसका, जर्नल सॉल्यूशन होता है कि सर जो p के साथ था उसको लिख दो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने निकाला है, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सर, q जो आपके पास था उसकी मल्टीप्लाई भी कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ठीक है, और क्या करो, इसका dx के रिस्पेक्ट में, जिस रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है उसका आप क्या निकाल दो, इंटीग्रेशन निकाल दो। ठीक है, इतना छोटा सा टॉपिक होता है। फिर उसका टाइप 2 की अगर हम बात करें तो टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 इसी फॉर्म में होता है, लेकिन बस इसमें क्या होता है कि सर इसमें dx अपॉन dy बन जाता है, प्लस p डैश होता है इसमें, और x के रिस्पेक्ट में होता है, ये x के साथ होता है यानी x का कोफिशिएंट कह सकते हो आप, और q डैश होता है। तो इसमें क्या होता है कि सर जो आपके p और q होते हैं वो इन समहाउ fy में हो सकता है, fy में हो सकते हैं p और q, या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। ये आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ एक पिछली वीडियो में जो हमने किया था। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है सर, आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इसमें भी दूसरे स्टेप में, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कैसे निकलता है सर, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल ऑफ
पी डैश अब किसके रिस्पेक्ट में होगा सर, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में दिया हुआ सब कुछ, तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में हो जाता था। ठीक है, आपके पास जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इसका जर्नल सॉल्यूशन आप क्या निकालोगे, इसका जर्नल सॉल्यूशन निकालते हो। जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है, जर्नल सॉल्यूशन होता है जो पी डैश के साथ दिया हुआ एक्स, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डैश। ठीक है, जो क्यू डैश आपका निकला होगा, क्यू डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ये आपका जर्नल सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो इन वाले जो आपके चीज़ें हैं इनसे आपको पता लगा होगा कि सर ये मेरे पास टाइप 1 बन रहा है। ठीक है, तो टाइप 1 बन रहा है तो इसमें मेरे पास P क्या है, P 2/x है, और Q क्या है मेरे पास, x है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सर जो P और Q होगा वो समहाउ आपके पास fx भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो वही बना यहाँ पे ये दोनों fx की टर्म्स में आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया सर, नेक्स्ट स्टेप बताया सर आप इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर, एक्सपोनेंशियल है ना, और इंटीग्रेशन किसका, p किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन, ठीक है, p क्या है 2/x, तो 2/x dx। देखो अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आएगा सर, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन। अब देखो अच्छा इसका इंटीग्रेशन देखो सबको पता है 2 log x होगा है ना, ट्वाइस ऑफ log x। ठीक है, और अब देखो ध्यान से सर इस 2 को मैं log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऊपर लेके जा सकता हूँ, समझे नहीं, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ x²। अच्छा ये मैंने लिखा कहाँ से, ये मैंने ऐसे लिखा है कि सर log की प्रॉपर्टी होती है कि a log b अगर आपको दिया हुआ तो आप उसको लिख सकते हो log b a, है ना, पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी log में आपने। अब क्या करोगे सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास e से एक्सपोनेंशियल से log कट जाएगा क्योंकि एंटी log होता है, तो ये आपके पास x² बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ, ठीक है भाई, इतनी बात हमारे को क्लियर हो गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको फाइंड कर लिया है ना, P भी आ गया मेरे पास और Q भी आ गया। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि सर अगर मैं जर्नल सॉल्यूशन की तरफ जाऊं, क्योंकि इसने मेरे को क्या कहा था कि सर फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, तो आपने जर्नल सॉल्यूशन जैसे ही आपने पता लग जाएगा आपको सर जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है, जो P के साथ दिया हुआ तो उसको लिखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, है ना। तो y आपके पास है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास x² आ गया प्लस कह रहा हूँ इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सर q आपके पास क्या था qx, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² हो गया, ठीक है, dx। तो इसमें इंटीग्रेटिंग मतलब यह इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा y x² इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा y x² इज इक्वल्स टू x की पावर 4/4 प्लस c, ठीक है, प्लस c हो गया। अच्छा देखो ध्यान से, इसको मैं C1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप एलसीएम लोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा 4y x² इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 4c1, है ना, और इस 4c1 को कैपिटल C लिख देना, तो आपका ये आंसर बन जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 4y x² इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मैं इसको सॉल्यूशन को ना इधर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 4y x² इज इक्वल्स टू x की पावर 4, तो 4c1 को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल C मान लिया। ठीक है, लेट कर लिया, तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको ना फटाफट से नोट करो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस
गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू π/2। ठीक है। सबसे पहले अगर आप इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सर ये ना मेरे पास कुछ कुछ इस फॉर्म की ऑलरेडी दी हुई है। सर cot x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cot x इंटू y इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। ठीक है, तो इसमें आपको पता लगेगा कि सर मेरे पास p जो है वो cot x हो गया और जो q जो हो गया वो मेरे पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सर आपको पता लग गया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। फर्स्ट स्टेप तो आपका कंप्लीट है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, सर एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। तो p मेरे को क्या दिया हुआ, cot x dx। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करो, सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल। अब देखो cot x का डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, cot x का डायरेक्ट इंटीग्रल होता है मेरे पास, वो होता है log sin x, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा log sin x। तो log e log से ये कट जाएगा तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बचेगा, sin x। ठीक है, जैसे ही मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें जर्नल सॉल्यूशन की तरफ जाना होता है। तो मेरा जर्नल सॉल्यूशन क्या है, जर्नल सॉल्यूशन क्या कहता है कि सर जो आपको p के साथ दिया हुआ उसको लिख दो y और इसकी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ कर दो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जो आपको q दिया हुआ q और इसकी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ और इनका पूरा इंटीग्रेशन। ये आपका जर्नल सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन क्या क्या आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे तो आपको सब समझ में आए। और देखो अब यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो चैनल प्लीज़। ठीक है, थोड़ा करते रहा करो यार। चलो ये जर्नल सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सर y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या हो गया, sin x इज इक्वल्स टू, सर q क्या है मेरे पास, q 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, ये रहा ना 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x और इसकी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, sin x। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, सर ये y sin x हो जाएगा और ये मेरे पास अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x sin x dx प्लस एक्स स्क्वायर cot x sin x dx हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है सर cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x अपॉन sin x और sin x से sin x कट जाएगा, यानी ये मेरे पास एट द एंड क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर cos x dx। और इधर देखो अगर इसमें से मैं 2 बाहर निकाल दूं, इसको मिटाया 2 बाहर निकाल दिया तो ये मेरे पास अब कौन सी वाली बन गई प्रॉपर्टी, सर x sin x dx। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करने की सोचूं तो सर ये मेरे पास क्या बन गया, अब मल्टीप्लिकेशन में 2 फंक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं उसके अंदर वो लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसे कि डिफरेंशिएशन में होता था, डिफरेंशिएशन में हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे, तो इंटीग्रेशन में जब 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखो कुछ बच्चों को हो सकता है कि सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उनको नहीं पता होगा क्या होता है, अगर उनके लिए बता देता हूँ। इंटीग्रेशन पार्ट्स क्या होता है, जैसे आपने किसी को फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना और किसी को सेकंड फंक्शन माना, तो उसमें क्या होता है सर फर्स्ट फंक्शन, जैसे कि आपने एफ माना फर्स्ट फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पे एफ आपके पास फर्स्ट फंक्शन हो गया और जी आपके पास सेकंड फंक्शन लिया आपने बाय यूजिंग आईलेट से। आप आईलेट से पता लगा सकते हो, है ना। वैसे आईलेट कुछ होता नहीं है, अगर किसी को इंटीग्रेशन सही से सीखनी है ना तो आईलेट से हट के अगर उसको सीखे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, एफ का फर्स्ट फंक्शन एफ और इनटू में, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ओ माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, सर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो इससे रिजल्ट आएगा और इंटीग्रेशन जो आपने यहाँ पे किया था वही डी एक्स, और इन सब से जो रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये वाला आपके पास मेथड क्या बताता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो जिसको करना है।
ठीक है। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ना क्वेश्चन में हमारे को गड़बड़ी ना हो। ठीक है, इसको मिटा दिया मैंने। यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, बाय आइलेट। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ आइलेट। ठीक है, अब ये आइलेट क्या है सर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो ये सीक्वेंस है, अगर ये दिख जाए तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानना है, अगर ये दिख जाए तो इसको मानना है फर्स्ट फंक्शन, ये दिख जाए तो इसको मानना है। ठीक है, अब देखो ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री से, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो मेरे पास माइनस का साइन लगा दिया मैंने, कॉस एक्स लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किसका? ठीक है, इंटीग्रेशन किसका सर? फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, है ना। और कॉस साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन करके लिखोगे तो कॉस एक्स प्लस का डी एक्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास, प्लस में ये था, तो क्या आ जाएगा आपके पास? बाय साइन एक्स इक्वल्स टू, अब देखो बाय साइन एक्स इक्वल्स टू, तो आपके पास क्या बन जाएगा? माइनस का 2x कॉस एक्स और माइनस का 2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का माइनस प्लस का साइन एक्स होता है ना, तो साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा देखो इसमें ना मेरे को फिर उसके बाद दोबारा से ये लगानी पड़ेगी, है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ना इसको ना इन दोनों को एक बार इंटरचेंज करके देखते हैं, ठीक है। इसमें तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि ना ये वाला ना मेरे से डिलीट हो जाए, मतलब ओमिट हो जाए, ठीक है। थोड़ा समझना इसको, मैं इसमें क्या करता हूँ कि ना इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि ना क्वेश्चन ना बड़ा हो जाएगा इससे। हालांकि आप इसको भी सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इसको ले लेता हूँ और सेकंड फंक्शन इसको ले लेता हूँ अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ना आइलेट वाली जो है ना थ्योरम थोड़ी लैग कर जाती है, आपको समझना पड़ेगा। अब देखो ये मैं क्या चीज़ समझ रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना कि सर इसको मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को इसको ना सॉल्व करना है, मैं थोड़ा ना इसको भी हटा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ये सब भी हटा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास आ गया, आपको पता है सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सर? फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और इसका इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 और इसका डी एक्स। अच्छा देखो इससे फायदा क्या होगा? प्लस, अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर और ये मेरे पास कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा। कैसे? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, ठीक है, अभी बताया था मैंने। तो देखो अब इसमें से एलसीएम 2 लेके मैं इसको बाहर से काट सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो इससे ये कट गया, आ गया ना मजा, इससे ये कट गया और मेरे पास ये बचेगा, तो मेरे पास क्या आ गया? वाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अच्छा ये सी लिखना मत भूलना, प्लस सी आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो उसने बोला था कि सर आपको ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। देखो भाई दिमाग ना आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आएगा, देखो ये वीआईपी है, क्वेश्चन क्या है? वीआईपी है, और ये क्वेश्चन एज इट इज ही आता है एग्जाम में, जब भी आता है बोर्ड्स में, ठीक है। तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है बोर्ड्स में, तो इसी चक्कर में, क्योंकि ना इसमें ना थ्योरम जो बच्चों को सिखाई जाती है वो उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब उसने कहा कि सर इसका ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको जब y 0 होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जब y 0 होगा और x क्या होगा आपके पास? π/2। तो x आपके पास क्या होगा जब π/2 होगा? इसके अंदर पुट करो, x 0 हो गया साइन π/2, ठीक है,
ये तो पूरी टर्म ही जीरो हो गई इधर, इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो पाई स्क्वायर बाय 4 है ना, और साइन पाई बाय 2 प्लस सी, ठीक है। तो मेरे पास ये तो जीरो हो गया, इसको इधर ले आओगे तो सी की वैल्यू आ गई माइनस का पाई स्क्वायर बाय 4। कैसे? क्योंकि सर साइन पाई बाय 2 तो 1 होता है, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई, अब इसमें पुट कर दो सी की वैल्यू, तो मेरे पास क्या आएगा देखो ध्यान से, y साइन एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, y साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, साइन एक्स कॉमन निकाल लो, है ना, नहीं तो आप ना देखो बुक से मैच करना है तो बुक से मैच कर सकते हो, नहीं तो ना आप इसको ना खाली यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बुक से मैच करने के लिए आप इसके अंदर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन और कर दोगे, ठीक है। जैसे कि एक सेकंड में बुक में देखता हूँ कि बुक में इसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो बुक में भी देखो ये भी आंसर दिया हुआ है, और इन्होंने क्या करा, साइन एक्स को कॉमन निकाल लिया और इधर से काट दिया, तो ये साइन एक्स कट गया एक्स स्क्वायर, और इसमें से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन एक्स, ठीक है। तो ये भी आंसर दिया हुआ है, इसमें ये भी दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको यहीं पर ही छोड़ के आना है एग्जाम में, बोर्ड्स में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको फटाफट से नोट करो जल्दी से।